तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस जेईई के लिमिट्स चैप्टर से आए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने हैं। तो इस वीडियो में मेरे पास में 12 क्वेश्चंस है जो लिमिट्स चैप्टर से हैं। इनफैक्ट मैंने जहां भी लिमिट देखा वो सारे क्वेश्चन इस सेगमेंट में मैंने रख लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जहां पे लिमिट्स का यूज है, जैसे कि कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, वो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी उनके वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो अकेले लिमिट्स के क्वेश्चंस, लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरे पास में ये सारे क्वेश्चंस है, एक बार आप क्वेश्चंस जरूर देख लो। इसी ऑर्डर में मैं इनको डिस्कस भी करने वाला हूं कि इन केस अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तुम्हें देखना है तो पूरे वीडियो के अंदर तुम्हें उलझना ना पड़े। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड ये है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में बायनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, सेकंड में भी सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, थर्ड भी लिमिट का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ भी लिमिट है, फिफ्थ भी लिमिट है। लिमिट से मेरा मतलब सिर्फ लिमिट चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। सिक्स्थ अगर ध्यान से देखें, सिक्स्थ में ये हमारे पास में समेशन सीरीज है, तो हो सकता है डेफिनेट का यूज़ करना पड़े यहाँ पे। उसके बाद सेवन्थ में हमें न्यूटन लेबनीज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एट्थ जो क्वेश्चन है, एट्थ में फिर से समेशन सीरीज है तो मुझे डेफिनेट का यूज़ करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक और चीज़, इनकी नंबरिंग देख के आप थोड़ा टेंशन में बताएं। ये नंबरिंग मतलब जिस पेपर में आया है उस पेपर में कौन से नंबर पे था ये क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा, 11th देखो तो फिर से मुझे यहाँ पे न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे देखो, तो इसमें भी न्यूटन लेबनीज लगेगा, लेकिन 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 इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसको रखा है यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में रख पाते हैं ना लिमिट्स पे रख पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो कॉमन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, मतलब दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो मैं दोनों चैप्टर्स में ही उन क्वेश्चंस को रखूं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये तो पूरा पूरा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें लिमिट यूज किया हुआ तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद में 20 जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लास्ट में। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसी ऑर्डर में 1 बाय 1 क्वेश्चंस पिक करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इसको देखते ही हमारे मन में दो बातें आ सकती है कि या तो हम एल हॉपिटल रूल लगा दें, क्योंकि ये कैसा 0 बाय 0 का फॉर्मेट है, क्योंकि अगर मैं एक्स को 1 रखूं तो न्यूमरेटर में 6 माइनस 6, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5, 0 बाय 0 का फॉर्मेट है। एल हॉपिटल रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि क्या मैं एक्स को 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट कर दूं अगर, और फिर बायनोमियल एक्सपेंशन की तरफ जाऊं, क्योंकि अगर x को 1 प्लस एच रख दिया है तो एज x टेंडिंग टू 1, h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बायनोमियल वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूं। तो x को 1 प्लस एच रखेंगे तो बनेगा मेरे पास में 6 प्लस 5h टू द पावर 1/3 माइनस 6 प्लस h टू द पावर 1/3 अपॉन 5 प्लस 2h टू द पावर 1/2 माइनस 5 प्लस h टू द पावर 1/2 एज h टेंडिंग टू 0। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं 6 कॉमन लेता हूं न्यूमरेटर से, तो यहां पे मेरे पास में आ जाएगा 6 टू द पावर 1/3, 1 प्लस 5h बाय 6 टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस h बाय 6 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा 5 टू द पावर हाफ, 1 प्लस 2h बाय 5 टू द पावर हाफ माइनस 1 प्लस h बाय 5 टू द पावर हाफ। हाँ, यहाँ पे हमारे पास में h टेंडिंग टू 0 है। अच्छा, अब मैं इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लूँगा, तो मेरे पास में बन जाएगा ये 6 टू द पावर 1/3 अपॉन 5 टू द पावर 1/2, 1 प्लस 5h बाय 6 की पावर 1/3 एक्सपेंड हो गया आ जाएगा 1 प्लस 5h बाय 6 इंटू 1/3 माइनस, यहाँ पे अगर एक्सपेंड करूँगा 1 प्लस h बाय 6 इंटू 1/3। अच्छा, एक चीज़ देखना ध्यान से, मैंने सिर्फ एक्सपेंशन h तक किया है। क्यों? क्योंकि h वाली टर्म कट नहीं रही है, तो h वाली टर्म अगर बच रही है तो मुझे h² तक जाने की जरूरत नहीं है इस फैक्टर के अंदर, तो मैं सिर्फ कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा हूँ, h तक। इसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर पर आऊँ तो ये बनेगा मेरे पास में 1 प्लस 2h बाय 5 इंटू 1/2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, माइनस 1 प्लस
1/2 h/5 और ये बन जाएगा 6⁻⁴ 4h/18 डिवाइडेड बाय 5⁻⁴ h/10। h टेंडिंग टू 0 है डेफिनेटली। अगले स्टेप पर आ जाएगा 6⁻⁴ अपॉन 5½ 20/9। तो हमारा लिमिट का आंसर तो आ चुका है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें लेके आना है। तो अगर मैं ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 6⁻⁴ इंटू 20√5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 9। अच्छा, ऊपर मुझे √5 दिख रहा है, नीचे 2/3 टाइप का फॉर्मेट है, तो ऊपर नीचे मैंने 6⁻2/3 से भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये 5 से कटेगा 4 पे, तो ये बनेगा 4 इंटू 6 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6⁻2/3, जो कि बनेगा 8√5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 3⁻2/3। तो कंपेयर करके अगर हम ध्यान से देखें तो m हमारे पास में दिख रहा है 8 और n आ जाएगा 3। और क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी है 8m प्लस 12n की, जो कि आ जाएगा यहाँ से 8m प्लस 12n कितना बनेगा 64 प्लस 36, ये बन जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स दे रखे हैं a पॉजिटिव और दूसरा ये लिमिट हमें अल्फा प्लस बीटा √17 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक को, 2x² प्लस x माइनस 2, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2 प्लस x माइनस 2x², दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट की टर्म्स को क्या रखा है, इंटरचेंज कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट a है, सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और साथ साथ अगर मैं एक और दूसरा रूट फर्स्ट क्वाड्रेटिक का मान लेता हूँ b है, तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/b। रेसिप्रोकल हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, अब मैं इस लिमिट को सॉल्व करता हूँ। x टेंडिंग टू क्या दे रखा है, 1/a लिमिट, और यहाँ पे मैं cos का एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो एज x टेंडिंग टू 1/a, जो कि इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो अगर ध्यान से देखें तो cos के अंदर 0 बनेगा, 1 माइनस cos 0 1, तो न्यूमरेटर किसको टेंड कर रहा है, 0 को। डिनोमिनेटर में भी अगर x को 1/a रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म है। और साथ में cos के अंदर का एक्सप्रेशन जिसको मैंने शेड कर रखा है वो भी टेंडिंग टू 0 है, तो मैं कोसाइन का एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास में 16 टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस x माइनस 2x² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट्स मुझे पता है, 1/a और 1/b, तो मैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स, अच्छा इसको फैक्टराइज करके मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/a x माइनस 1/b। ट्वाइस क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -2 है। तो -2 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसके बाद तो स्क्वायर करना ही है। इसका क्या है मेरे पास में, स्क्वायर है, और होल डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ से भी मैंने a कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा a² x माइनस 1/a का होल स्क्वायर x टेंडिंग टू 1/a। आगे बढ़ते हैं और ये देखो x माइनस 1/a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा x टेंडिंग टू 1/a लिमिट 32x माइनस 1/b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 32 1/a माइनस 1/b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। ये हमारे पास में लिमिट सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ध्यान से देखो, ये बनेगा 32 a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² b² इंटू a²। अच्छा, a b कौन है,
ए बी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी कितना हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 32। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख देता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए प्लस बी जो कि सम ऑफ रूट्स है कितना है ये -1/2, तो ये बनेगा 32 1/4 + 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ये बन जाएगा हमारे पास में 32 × 17/4 ए स्क्वायर। अच्छा, ए इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है हमारे पास में ए कितना आ जाएगा -1 ± √17/4, और क्योंकि पॉजिटिव रूट है तो हम इसका कौन से वाला पिक कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पिक कर लेंगे। अब ये उठा के हमें यहां पे रख देनी है, तो ये आ जाएगा 8 × 17/√17 - 1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 16, जो कि कितना आ जाएगा 8 × 17 × 16 × 17 + 1 - 2√17 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे क्या रहेगा हमारे पास में प्लस आएगा, ये चीज़ क्या है प्लस है। √17 - 1 को मैंने रेशनलाइज किया √17 + 1 से, फिर ये बन जाएगा 17 × 9 + √17, और इसको हमें कंपेयर करना है, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है हमें 17 × 9 + √17 को अल्फा प्लस बीटा √17 से। तो ध्यान से अगर हम देखें तो अल्फा आ जाएगा 17 × 9 और बीटा आ जाएगा हमारे पास में 17। तो क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी 170, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 170। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास में दो अप्रोच है, या तो हम एल हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं या कोसाइन का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी भी इसमें एक्सपेंशन ही यूज करूंगा। ध्यान से देखो x टेंडिंग टू 0 है। अच्छा एक और चीज़, ये जो 2 है वो मिस मत कर देना, ये 2 इंटू में है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कोसाइन का एक्सपेंशन लगाऊं तो मेरे पास में बनेगा 1 - 1 - x² / 2 फैक्टोरियल, और फिर है हमारे पास में अंडर रूट के अंदर 1 - 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 1 - 3x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 1/3, और ऐसे करते करते हमें पहुंचना है 1 - 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होल पावर 1/10 तक, और डिवाइडेड बाय है x²। अच्छा एक और चीज़ तुमने ध्यान दी हो तो मैं डिनोमिनेटर में x² देखकर न्यूमरेटर में सिर्फ x² तक ही एक्सपैंड कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपैंड करने के बाद दूसरा मेरा काम जो होगा वो ये होगा कि फिर से मुझे अंडर रूट पावर 1/3 और पावर 1/10 इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे फिर से अब बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1 - 1 - x² / 2, सेकेंड टर्म बनेगी 1 - 2x होल स्क्वायर बाय 2 × 2, 1 - 3x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 3, और ऐसे करते करते 1 - 10x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10 डिवाइडेड बाय x², x टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर में मुझे सिर्फ x² की टर्म से मतलब है, उससे बड़ी डिग्री की टर्म मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x² है कट के, उससे बड़ी डिग्री की टर्म ऑटोमेटिकली 0 होने वाली है। तो मुझे चाहिए कुल मिला के न्यूमरेटर में x² का कोफिशिएंट। तो ये बनेगा 1 - 1 प्लस x² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बनेगा हमारे पास में 1/2 प्लस 2² बाय 2 × 2 प्लस 3² बाय 2 × 3 and up to 10² by 2 × 10 divided by x², x टेंडिंग टू 0। तो 1 - 1 0 होकर x² से x² कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 1/2 प्लस
2/2 प्लस 3/2 एंड अप टू 10/2। क्लियरली ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 11/2 इंटू 2 4, मतलब n+1/2 का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अच्छा एक चीज़, अब हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ना मैंने कि इसको भूलना मत, ये इंटू में 2 है, तो ये भूलना नहीं था, इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और ये फाइनली हमारे पास में 2 इंटू 10, तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 55। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार तुमने देखा भी होगा इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड 2 लिमिट्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करना है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ दे रखी हैं वो, और फिर ये जो अल्फा बीटा है इस गिवन क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, और हमें a प्लस बी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा अगर देखें तो अल्फा आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो मैंने यहाँ से e⁻√x कॉमन लिया, तो ये बना e⁻√tan x माइनस √x माइनस 1 अपॉन √tan x माइनस √x, जो कि क्लियरली हमारा e⁻x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मेट बन रहा है। x से मेरा मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में भी और ये डिनोमिनेटर में भी है, और एज x टेंडिंग टू 0 पर ये टेंडिंग टू 0 भी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, e⁻√x मतलब 1, तो ये पूरा 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बीटा को देखें तो बीटा है हमारा 1 की पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा e⁻1/2 cot x इंटू में 1 प्लस साइन x माइनस 1, और जो लिमिट है ये डेफिनेटली कहाँ है, हमारी पावर में है, x टेंडिंग टू 0। ये बन जाएगा e⁻x टेंडिंग टू 0 1/2 cot x इंटू साइन x मतलब cos x, और ये आ जाएगा e⁻½ तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है, -b/a, एंड दैट इज √e+1, और उसी तरह से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखो, ये आ जाएगा √e माइनस का अपॉन a, और जो कि कितना है, अगर हम देखें √e, तो सबसे पहले तो हमें मिला a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और अगर a को मैं -1 पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा b इज √e+1, और हमसे पूछा है फाइनली 12 टाइम्स ln a प्लस b, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स ln √e दैट इज 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको देखते ही बच्चे गलती जरूर करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, तो वो ये करते हैं कि उनको ये फॉर्मेट बड़ा फेवरेट टाइप का होता है, उनको बहुत बार दिखता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 1 + 2x टू द पावर 1/2x की लिमिट अगर चेक करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, क्लियरली e आ जाएगी। तो ये बात तो बहुत आराम से हमें दिख रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी लिमिट उठाकर इस जगह पुट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहेंगे कि ये आ जाएगा e माइनस ई अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, e माइनस ई 0, ये आ जाएगा 0, आंसर लगा देंगे 0। तो ये डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है, देखो भाई, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा कि इसकी लिमिट e होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये e होता है, पर ध्यान से देखो, जब हम इसकी लिमिट e पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर में इस टर्म की लिमिट पुट कर रहे हैं ना, और जब हम किसी टर्म में लिमिट पुट कर रहे हैं तो फिर बाकी टर्म्स में भी साथ में लिमिट पुट करनी होती है। तो अगर तुम ऊपर e माइनस ई को 0 बोल रहे हो तो नीचे भी तो लिमिट पुट करोगे, 0 ही आएगा। तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, तो हाँ 0/0 का फॉर्म है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। अब चलो इसको सॉल्व करने के सही तरीके पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं e माइनस समथिंग जो दिख रहा है मुझे, इसको e में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली जहां भी हमें समथिंग टू द पावर समथिंग दिखता है हमें उसको e की पावर में चेंज करना चाहिए। तो ये बनेगा मेरे पास में e माइनस ई टू द पावर 1/2x ln 1 + 2x, और डिवाइडेड बाय कितना है, x, x टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब e माइनस समथिंग दिख रहा है तो शायद हम e टू द पावर समथिंग -1 वाला फॉर्मेट क्रिएट करने का सोचें। तो मैं यहां से न्यूमरेटर से कॉमन ले लेता हूं -e, तो ये बनेगा e टू द पावर, यहां पे लिख देते हैं
ई टू द पावर 1 बाय 2x ln 1 प्लस 2x -1 अपॉन x, और बाहर मैंने कॉमन ले रखा है -e, और लिमिट अभी भी क्या है, x टेंडिंग टू 0 ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यह है e की पावर समथिंग -1। अच्छा, अगर हम e की पावर को ध्यान से देखें तो ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x, इसकी लिमिट होती है 1। 1 माइनस 1 कितना है, 0। अच्छा, अब समझने की जरूरत यह है कि जिस एक्सप्रेशन को, इसको मैंने जो मार्क किया है, ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी है, 0। ठीक है, मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये चीज e टू द पावर समथिंग -1 का फॉर्मेट है, तुम बोलोगे हाँ, और समथिंग टेंडिंग टू 0 है, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं e टू द पावर समथिंग -1 जो कि एक फैक्टर है, उसको चेंज कर सकता हूं सिंपली समथिंग के अंदर। तो ये बन जाएगा मेरे पास में x टेंडिंग टू 0 -e, ये बन जाएगा 1 बाय 2x ln 1 प्लस 2x -1 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, अगर इस चीज को समझने में दिक्कत है तो तुम ये काम कर सकते हो कि e की पावर में जो एक्सप्रेशन था जो कि टेंडिंग टू 0 है, ये सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दो। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई में भी कर दो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग जो है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर रहा हूं अब तो मैं। अच्छा, उसको रखने के बाद में क्या बच जाएगा, यही हमारा ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x -1 डिवाइडेड बाय x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा -e ln 1 प्लस 2x -2x अपॉन 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में। अगर मैं ln का एक्सपेंशन लगाऊं, लिमिट में बार बार वही ले रहा हूं, मतलब इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। -e ln 1 प्लस 2x का एक्सपेंशन 2x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x। फिर से देखो, मैं एक्सपेंशन सिर्फ अप टू एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो उससे बड़ी पावर का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से ये कटेगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2e x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, आंसर आ जाएगा e। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 e, ना कि ऑप्शन सी, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि बच्चे क्या गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो एक तरह से समेशन सीरीज टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम अगर इसको देखें तो हमें दिख रहा है n-1 n-2 अप टू 1। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा n-r, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने लिख दिया r स्क्वायर माइनस r। और स्टार्ट कहां से करना है, r इज इक्वल टू 1 से अप टू n-1। अब एक बार चेक कर लो, न्यूमरेटर में अगर देखें तो r को 1 रखा तो 1 स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, फिर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 अप टू n-1 का स्क्वायर माइनस n-1 इंटू n-n+1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो थोड़ा सिंपल है, तो ये बनेगा सीधा सीधा समेशन ऑफ r क्यूब माइनस समेशन ऑफ r स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे हमें समेशन ऑफ r सॉल्व करना होता है तो हमें पता है ये बन जाएगा n+1/2। इसी तरह से समेशन ऑफ r स्क्वायर बन जाएगा n+1 2n+1/6। इसी तरह से समेशन ऑफ r क्यूब। पर अगर ध्यान से देखें तो समेशन ऑफ r को अगर लिखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री की टर्म बनेगी n²/2 और बाकी सब छोटी डिग्री की टर्म्स होंगी। समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा n³/3 प्लस इससे छोटी डिग्री की टर्म्स। इसी तरह से समेशन ऑफ r क्यूब क्या बनेगा, n⁴/4 प्लस इससे छोटी डिग्री की टर्म्स। अब क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फानाइट हो रहा है तो हमें सिर्फ बड़ी डिग्री की टर्म्स से मतलब है। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी डिग्री की टर्म हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा समेशन ऑफ n r², उसके बाद में बनेगा समेशन ऑफ r³ माइनस n समेशन ऑफ r माइनस ऑफ समेशन ऑफ r² डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r³ माइनस समेशन ऑफ r²। तो अगर हम डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी डिग्री की टर्म देखें तो यहां से हमें मिलने वाली है
n टू द पावर 4/4, तो ये बन जाएगा n टू द पावर 4/4। न्यूमरेटर में सबसे बड़ी डिग्री की टर्म अगर ध्यान से देखें तो यहां से मिलेगी वो n की पावर 4, और यहां से भी n की पावर 4, और बाकी सारी ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगी, छोटी डिग्री की टर्म्स रहेंगी। तो अगर मैं सीधा लिख दूं यहां पे तो ये बन जाएगा, इसको अगर हम देखें फर्स्ट वाले को तो n इंटू n³ माइनस सेकेंड वाली को देखो समेशन ऑफ r³ क्या बनेगा, n टू द पावर 4/4। उससे छोटी डिग्री की टर्म्स में देख ही नहीं रहा। अच्छा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का। तो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r³ क्या बनेगा, n टू द पावर 4/4, और समेशन ऑफ r² कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का। इसको भी इग्नोर कर दिया, तो n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। सीधा अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/3 माइनस 1/4 अपॉन 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/3। तो आंसर है इसका सेकेंड, 1/3। ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड लेबनीज पर बेस्ड है, न्यूटन लेबनीज पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में है न्यूमरेटर में fx, डिनोमिनेटर में x³, x टेंडिंग टू 0, और fx हमारे सामने दे रखा है। तो x अगर 0 पुट करूंगा या x टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा तो 0 से 0, fx 0 को टेंड करेगा, तो फॉर्मेट तो क्लियरली 0/0 का है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एल हॉपिटल रूल, और एल हॉपिटल लगाने के लिए न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी न्यूटन लेबनीज की। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यूजिंग न्यूटन लेबनीज। तो ये बनेगा मेरे पास में x प्लस साइन 1 माइनस ई टू द पावर x, मतलब अपर लिमिट पुट करी और लोअर लिमिट तो 0 है, कांस्टेंट है, तो सीधा ही गायब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x², x टेंडिंग टू 0। तो मैंने अप्लाई किया है एल हॉपिटल, और एल हॉपिटल लगाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में क्या करना पड़ा है, न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ा है। ये समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम देखें तो फॉर्मेट x टेंडिंग टू 0 पर फिर से कैसा है, 0/0 का है, क्योंकि ये कितना है 0, ये भी कितना है 0, फिर से 0/0 का फॉर्म है। तो हम चाहें तो फिर से यहाँ पे एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू में माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 6x, x टेंडिंग टू 0। अब भी अगर चेक करें तो ये फिर से 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो हम चाहें तो एक बार और यहां पे एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो फर्दर इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस ऑफ साइन 1 माइनस ई टू द पावर x, माइनस ई टू द पावर x ऑलरेडी था, एक और माइनस ई टू द पावर x आ जाएगा, और प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू में माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 6, x टेंडिंग टू 0। अब अगर मैं x टेंडिंग टू 0 पुट करता हूं, लिमिट पुट करूं यहां पे, तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 0। ये एक्सप्रेशन बनेगा cos 0 मतलब 1, और माइनस ई टू द पावर 0 मतलब -1 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आ गया हमारे पास में -1/6। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने एल हॉपिटल लगा के सॉल्व किया, लेकिन एल हॉपिटल को लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है न्यूटन लेबनीज की, जो कि हम कहाँ सीखते हैं, डेफिनेट को डिफरेंशिएट करना जब हम सीखते हैं तो वो है न्यूटन लेबनीज। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो बस नाम के लिए लिमिट्स का है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे रखने का एक रीज़न ये था कि मान लो अगर तुम इस क्वेश्चन को ढूंढने यहाँ पे आए हो लिमिट्स चैप्टर के अंदर, तो कम से कम तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समेशन सीरीज है तो हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। तो हमारे पास में पहली टर्म जो है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो n अपॉन अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 1, फिर n अपॉन अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 16 अप टू n अपॉन अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4। तो ये बन रहा है हमारे पास में समेशन ऑफ n अपॉन अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे है हमारे पास में 2n, फिर ये बना 8n मतलब 2n इंटू 4, और फाइनली बन रहा है 2n इंटू n स्क्वायर। तो ये बन रहा है 2n इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, इधर हम देखें तो n स्क्वायर प्लस 4, और फाइनली n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये बन रहा है n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर है अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 1, अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 16, अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4, मतलब ये बन रहा है अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 4। r इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट।
इन्फाइनाइट तो नहीं है, मतलब n है और फिर n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, ऐसे है ये। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो हम यूज़ करते हैं समेशन सीरीज सॉल्व करने के लिए, कि मतलब समेशन को रिप्लेस कर देंगे हम इन्फाइनाइट से, r बाय n को रिप्लेस कर देंगे x से, और 1 बाय n को रिप्लेस कर देंगे dx से। ये तब जब n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दे रखा हो। इसको अगर हम फर्दर लिखें तो ये बनेगा, मुझे r बाय n क्रिएट करना है तो ये बना देता हूँ मैं इसको, 1 बाय n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r बाय n की पावर 4 माइनस समेशन ऑफ, इधर मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ 1 बाय n इंटू आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर 4। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया n टू द पावर 4 से, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया। अब ये बन जाएगा हमारे पास में ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 0 से 1 माइनस ये एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और इसको हम क्लब कर सकते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये प्रॉपर एकदम डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और इधर भी मैंने एक्स से डिवाइड किया तो बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा फर्दर इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2। और अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम x प्लस 1 बाय एक्स को t, तो ये बन जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज dt, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ध्यान से देखो, जब हमने x प्लस 1 बाय एक्स को t रखा है, तो जब x 0 प्लस होगा तो x प्लस 1 बाय एक्स टेंड करेगा इन्फाइनाइट को, और जब x 1 होगा तो टेंड करेगा 2 को, और बाहर है हमारे पास में माइनस साइन भी। इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं टी स्क्वायर माइनस 2 को रख देता हूँ v स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2t dt इज 2v dv, और ऐसा करने के बाद हमें लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो मैंने बाहर माइनस साइन ही रहने दिया। अच्छा टी स्क्वायर माइनस 2 की जगह वी स्क्वायर, तो ये बनेगा डी टी की जगह आ जाएगा वी डी वी अपॉन टी, एक टी ऑलरेडी है तो ये बनेगा टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 की जगह वी। अच्छा अब ध्यान से देख लेते हैं हमारी जो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी। देखो जब हमारे पास में टी इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है तो वी भी किसको टेंड करेगा, इन्फाइनाइट को ही टेंड करेगा। और जब टी टेंड कर रहा है 2 को, जब टी टेंड कर रहा है 2 को, तो ये वी स्क्वायर कितना आ जाएगा देख लो यहाँ पे, टी अगर 2 है तो वी स्क्वायर आ जाएगा 2, वी आ जाएगा रूट 2, तो ये बन जाएगा इन्फाइनाइट मतलब और रूट 2 को इंटरचेंज कर दिया, रूट 2 से इन्फाइनाइट डी वी अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ वी स्क्वायर प्लस 2, ये बन जाएगा 1 बाय रूट 2 टैन इनवर्स वी बाय रूट 2 से इन्फाइनाइट 1 बाय रूट 2। अब ध्यान से देखो टैन इनवर्स इन्फाइनाइट किसको टेंड करेगा, पाई बाय 2 को टेंड करेगा, माइनस टैन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 2 1, मतलब यह आ जाएगा पाई बाय 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय
4√2। ये हमारा आंसर है। आंसर तो नहीं, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और इसको इक्वेट करना है हमें, पाई बाय के को इक्वेट करना है पाई बाय 4√2 से। तो क्लियर है, के कितना आया 4√2, के स्क्वायर कितना आ जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 32। क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। बस इसको मैंने रख लिया यहाँ पे क्योंकि इसमें लिमिट्स दिख रही थी। क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखें तो ये तो क्लियर एकदम फॉर्मेट दिख रहा है हमें न्यूटन लेबनीज लगाने वाला। और अगर सच पूछो तो स्टार्ट तो हमें करना है एल हॉपिटल के लिए, कि 0/0 का फॉर्म दिख रहा है तो हम लगाएंगे एल हॉपिटल। और एल हॉपिटल लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज। ध्यान से देखो, एक्सटेंडिंग टू π/2 पर जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्म है वो सेम लिमिट्स हो जाएंगी अपर और लोअर। तो क्लियरली ये 0 है, न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0। तो ये 0/0 का फॉर्म है। एल हॉपिटल लगाते हैं। एल हॉपिटल लगाने के लिए हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं न्यूटन लेबनीज के प्रोसेस से। तो ये बन जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x विद नेगेटिव साइन इनटू में 3x² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x माइनस π/2 x टेंडिंग टू π/2। तो पहला स्टेप ये किसका यूज किया मैंने, न्यूटन लेबनीज का। माइनस कैसे आया, क्योंकि अपर लिमिट कितनी है कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से फॉर्मेट होता है हमारा न्यूटन लेबनीज का। तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं तो -3x² cos x 2 sin x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस π/2। x टेंडिंग टू कितना है π/2। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है 3x² और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 1, ये फैक्टर में दिख रहा है। और इनकी वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है। तो इसकी लिमिट पुट की जा सकती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे अगले स्टेप पर, x टेंडिंग टू π/2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स π² बाय 4। तो आ जाएगा 3π² बाय 4 और 2 sin x प्लस 1 बन जाएगा 3 और cos x एज इट इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x माइनस π/2। हम cos x की लिमिट क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि x टेंडिंग टू π/2 पर cos x 0 बनेगा। तो बीच रास्ते में हम किसकी लिमिट रख सकते हैं, फाइनाइट नॉन जीरो फैक्टर की। तो ये बन जाएगा -9π² बाय 8 cos x अपॉन x माइनस π/2। x टेंडिंग टू कितना है π/2। अब हम एक काम कर सकते हैं, x को रख देते हैं π/2 प्लस h। तो ये बन जाएगा और h टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0। तो ये बनेगा h टेंडिंग टू 0 लिमिट -9π² बाय 8, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस साइन h, डिनोमिनेटर में आ जाएगा h। और ये क्लियरली आंसर आ गया 9π² बाय 8, क्योंकि ये साइन h अपॉन h की तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती ही है। तो आंसर आ गया इसका 9π² बाय 8, ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्ट तो एकदम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से होगी, लेकिन एंड होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाकर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लिमिट दे रखी है उसमें वेरिएबल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि t टेंडिंग टू x है, इसका मतलब वेरिएबल t है और x एक तरह से फिक्स्ड है, क्योंकि t इज टेंडिंग टूवर्ड्स x। तो हम इसको लिमिट सॉल्व करेंगे एल हॉपिटल लगा के, डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो एल हॉपिटल लगाते हैं तो ये बनेगा 2t fx माइनस x² f' डिवाइडेड बाय 1। हम एल हॉपिटल क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट कैसा है 0/0 का ही फॉर्मेट है। अच्छा, अब अगर मैं t को x रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2x fx माइनस x² f' एंड दैट इज, क्योंकि लिमिट कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। अब मैं f' को dy/dx लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास में x² dy/dx माइनस 2xy प्लस 1 इज 0। तो यहाँ से बन जाएगा dy/dx माइनस 2y/x इज इक्वल टू -1/x², जो कि एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास में, हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं इसका।
जो कि आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 2/x, और ये बन जाएगा -2 ln x मतलब 1/x²। तो ये बना y इंटू 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/x⁴, और ये बनेगा y/x⁴ इज माइनस माइनस प्लस 1/3x³ प्लस c। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, f1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैंने रखा 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा c इज 2/3, तो हमारे पास आया y इज 1/3x प्लस c दैट इज 2/3x²। ये हमारा फंक्शन फाइंड कर लिया। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसका प्रोसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी स्पेसिफिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, अब हमें f2 और f3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले f2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस ये आया 2/3 इंटू 4, और यहाँ से मैंने निकाल लिया 2f2, तो ये बना 1/3 प्लस 16/3 दैट इज 17/3। इसी तरह से f3 कितना आएगा, f3 आ जाएगा 1/9 प्लस 18/3, तो हमारे पास में 3f3 कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 18, तो 3f3 आ गया 55/3, और हमसे पूछा क्या है, 2f2 प्लस 3f3 इज इक्वल टू 17 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 55 7 62 72/3 मतलब कि 24, ये आ जाएगा 24। तो आंसर इज 24। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कह सकता कि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पर है। लिमिट्स बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एल हॉपिटल का, और एल हॉपिटल में भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक तरह से लेबनीज की, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी तरह से किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये भी पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें लिमिट्स दिख रहा था तो मुझे लगा कि इसको मैं रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं कि लिमिट्स देख के वो लिमिट्स के चैप्टर में उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि तुम खाली हाथ ना जाओ, लिमिट्स का सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर तुमने रिवाइज नहीं किया, तुम्हें नहीं आता, तो डेफिनेटली तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है f डैश, इनफैक्ट फंक्शनल इक्वेशन है f डैश एक्स इज 3fx प्लस एल्फा। तो यहाँ पे मैंने लिखा dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू एल्फा। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 3x, ये बना y e टू द पावर माइनस 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 3x इंटू एल्फा dx, y e टू द पावर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस α/3 e टू द पावर माइनस 3x प्लस c, ये बना y माइनस α/3 प्लस c e टू द पावर 3x। अच्छा, हमें दे रखा है f ऑफ 0 1 है, तो अगर x को 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 1, तो ये बना 1 इज इक्वल टू माइनस α/3 प्लस c, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा c इज 1 प्लस α/3। अच्छा, दूसरी जो बात हमें बता रखी है वो ये है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट पर f(x) कितना है, 7 है। तो यहाँ पे मैंने देखा मेरा एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट f(x) मतलब y, तो दैट इज माइनस α/3 प्लस 1 प्लस α/3 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट पर e की पावर माइनस इन्फाइनाइट ये बन जाएगा 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से माइनस α/3 कितना आएगा, 7, मुझे अल्फ़ा मिला -21, तो अल्फ़ा आया -21। अब मुझे एक तरह से पूरा y ही मिल गया, तो y कितना आ गया मेरे पास में, y मतलब मेरा f(x), y दैट इज f(x) कितना मिल रहा है मुझे, ये 7 प्लस 1 माइनस 7
ई टू द पावर 3x। अच्छा, अब f ऑफ माइनस ln3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 माइनस 6 ई टू द पावर माइनस 3 ln3, मतलब 7 माइनस 6 ई टू द पावर माइनस ln 1/27। ये बनेगा 7 माइनस यहाँ पे 3 ln3 था ना, तो 1/27 मतलब यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, प्लस 6 इंटू 1/27। तो हमारा 9 टाइम्स f ऑफ माइनस ln3 बन जाएगा 9 इंटू 7 माइनस 2/9, तो 9 इंटू 61/9, आंसर आ जाएगा 61। तो यस, आंसर इज 61। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और अगर ध्यान से देखें इसको तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। कैसे? एफ फंक्शन के बारे में बता रखा है, डोमेन दे रखी है, कोडोमेन दे रखी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f'1 इज a टेंडिंग टू इन्फानाइट a स्क्वायर f ऑफ 1/a, मतलब इसकी f'1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। बस उसके बाद जो पूछा गया है उसमें fx से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि ये a कनेक्टेड है हुआ, पर a कैसे कनेक्टेड है? ध्यान से देखो, यहाँ पे a टेंडिंग टू इन्फानाइट है। a टेंडिंग टू इन्फानाइट अगर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो f'1 की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। अच्छा, तो उसके बाद इस एक्सप्रेशन का fx से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्टिंगली एनटीए ने इस क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर दिया है, और बहुत सारे लोगों ने एक इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कुछ कुछ सॉल्व भी किया है, जबकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से मतलब इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन है ही नहीं। एक और चीज़ अगर ध्यान से देखें तो इसमें अगर मैं a टेंडिंग टू इन्फानाइट पर बात करूं, a टेंडिंग टू इन्फानाइट पर बात करूं, तो a, ये जो एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं पहले, a टेंडिंग टू इन्फानाइट a²/2 tan इनवर्स 1/a प्लस a/2 tan इनवर्स 1/a प्लस a² माइनस 2 ln a। ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये इन्फानाइट को टेंड करेगा, क्योंकि tan इनवर्स 1/a में अगर a टेंडिंग टू इन्फानाइट है तो tan इनवर्स 1/a को मैं 1/a अगर शिफ्ट करूंगा तो ये a² से a कट के a को टेंड करे, a बचेगा, और a किसको टेंड कर रहा है? इन्फानाइट को। तो ये किसको टेंड कर रहा है? इन्फानाइट को। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/2। a² किसको टेंड करेगा? इन्फानाइट को, और 2 ln a किसको टेंड करेगा? इन्फानाइट को। ऑल्दो ये एक्सप्रेशन कैसा है? इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का एक्सप्रेशन है, पर हम ये क्लियरली जानते हैं कि a² और 2 ln a में से कौन बड़ा रहेगा? a² बड़ा रहेगा किससे? 2 ln a से। मतलब ln a जो इन्फानाइट है और a² का जो इन्फानाइट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो कौन जीतेगा? मतलब इसका डिफरेंस में कौन जीत जाएगा? a² जीत जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी कितना है? इन्फानाइट। ये एक्सप्रेशन भी कितना है? इन्फानाइट। और ये कितना है? 1/2। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आने वाली है? इन्फानाइट ही आएगी। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है, इसका कोई आंसर नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसको देखें कि क्या ये इससे कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे हमें बिल्कुल नहीं दे रखा कि यहां का जो fx फंक्शन है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप में वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन है। उसके लिए मुझे fx की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर, मतलब आंसर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ऑल्दो इसका शायद एनटीए ने कुछ ना कुछ आंसर दिया है, और काफ़ी सारे लोगों ने भी इसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया है, जबकि ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है। तो होना तो ये बोनस चाहिए था।